ये लाइव शुरू हो गया है फेसबुक का और सबके नोटिफिकेशन आ गए। और ये बहुत ही स्पेशल वाला लाइव है क्योंकि ये बहुत ही गुजरात के जो हमारे लल्लन टॉप दोस्त हैं, लल्लन टॉप लोग हैं, उनके साथ लाइव। मुझे मत दिखाइए अमितेश जी, रात दिन मुझे दिखाते रहते हैं। तो जैसे ही अमितेश ने बोला लाइव शुरू हो गया है, फोन से एकदम सबके टन सबने शेयर भी कर दिए। नहीं होगी वो दिख रहा है। तो शेयर करिए ना, तभी तो आप दिखेंगे फिर। ऐसे रिंकू पिंकू पिंटी मम्मी पापा मैं मोबाइल पे आ रहा हूँ जी। क्या नाम है आपका? महर्षि। महर्षि कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गिरगिड़ा ऊना के पास जो पड़ता है। ऊना, जहाँ पे वो दलित आंदोलन हुआ था। हाँ सर, वही सर। कुछ वहाँ पे अतिरिक्त चेतना आई आंदोलन के बाद? चेतना आई सर। तो अब जैसा जिग्नेश मेवानी ने दावा किया था, तो जो लोग जानवरों की खाल उतारने के काम में थे उन्होंने वो काम बंद कर दिया। हाँ, जो जिन लोगों के साथ जो हुआ था उनमें से मोस्ट ऑफ ने बंद कर दिया। उनमें से जिन लोग जो मेन थे वो तो वो बौद्ध संघ के मोर्चे में शामिल होकर भाजपा का प्रचार कर रहे थे यूपी में। उनमें से उन लोगों को सहायता मिली थी सरकार की तरफ से। ऐसा हो सकता है कि आप अपने फोन से लाइव कर रहे हो? इसका फोटो खींच रहे हो? अच्छा, बताइए भाई अपने बारे में बताइए कुछ। आप लोग बताइए गुजरात के बारे में, कमाल की बातें कर रहे थे। अमितेश जी, इन लोगों से बात करिए, सब लोगों से। हाँ बताओ, तुम बहुत सारी थ्योरीज बता रहे थे गुजरात के बारे में। तुम बोल रहे थे विजय रूपानी सीएम नहीं बनेगा। ऐसा लगता है कि विजय भाई नहीं बन सकते, क्योंकि अभी सबके वो काम कैसा करते, अच्छा करते, बुरा करते, वो तो हम उनके साथ उनकी ऑफिस में नहीं बैठते, इसलिए हमें पता नहीं होगा। लेकिन गुजरात के लोग ऐसा कहते हैं, सब आपने भी मीडिया रिपोर्ट में सब में आया होगा कि भाई वो अमित भाई का रिमोट कंट्रोल है, ऐसा है तैसा है। तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि अभी पब्लिक को भी ऐसा है कि ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। जैसे देखते हैं अपने बाजू का प्रदेश है अपना महाराष्ट्र है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कितने इंडिपेंडेंट है। चीफ मिनिस्टर ना काले कपास के बने इस गमछे की तरह होना चाहिए जो मैंने भुजौड़ी से खरीदा है। ठीक है जी, भुज के पास भुजौड़ी गांव है, वहाँ से। जब वो चीफ मिनिस्टर ऐसा होगा ना, मीठा गली में भी इनका शोरूम। आप संकल्प की बात कर रहे होंगे उसकी? नहीं, भुजौड़ी का ही है। भुजौड़ी का। तो जब ऐसा चीफ मिनिस्टर होगा ना, तो उसको ये भी पता होगा कि भेड़ की खाल से कब ऊन उतारी जाती है, कैसे प्रोसेस की जाती है, कपास के किसानों को कितनी तकलीफ होती है, पानी हमेशा रात में छोड़ा जाता है, 3 फीट वाली बिजली 3 फेज वाली रात में आती है, तो उनका जीवन कैसा है। कपास में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पहले कितनी कीमत देती थी, अब कितनी देती है, और जब वो मंडी में बेचने जाते हैं तो कितने दलाल एक्टिव हैं, कितने नहीं हैं। फिर जो केमिकल हैं जो नदी नालों को गंदा कर रहे हैं, वो जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे पॉल्यूशन बोर्ड की कैसे नियमावली की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। फिर वो सब चीज़ें मिल के जब यहाँ पे बनता है और उस पर GST लगा दिया जाता है, तो ये कितना महंगा हो जाता है। चीफ मिनिस्टर को ऐसे हाथ में वो एक टुकड़ा पकड़े ना ज़िंदगी का, और उसको सब पता हो आदि से अंत तक, तब कहते हैं इसकी समाज में पकड़ है। जैसे बड़े बड़े नेता ऐसे बताए जाते हैं। जो अभी हम लोग हिमाचल में घूम रहे थे, तो बोले कि यार वो ना, जैसे बंदा सामने खड़ा है तो पूछता था और तेरी भैंस में आई थी 3 महीने पहले, बच्चा पड़ा ठीक है। मतलब आप ग्रिप देखिए उसकी लोगों पे कि बंदा तो सोचो वो जानवरों की पूछ रहा है कि तेरी भैंसिया के बच्चा हुआ था, ठीक है वो बच्चा जी रहा है कि मर गया। नेता ऐसा होता है। वीरभद्र की, धूमल की, शांता वही हुआ ना कि जो भी नेता है उसकी लोकल नेटवर्क में पकड़ होनी चाहिए। राजा नीचे से होना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है। एक तो क्या है ना कि कोई भी आपको अजीब बात कहनी है ना, चाणक्य के सर पे डाल दो, है ना। जैसे मेरा एक दोस्त था, वो बोला कि यार मुझे ना बड़े होके कुछ करना है। मैंने कहा अच्छा जब तू कुछ कर लेगा तो क्या करेगा? बोला यार मुझे अज्ञात की तरह मशहूर होना है। तो उसको लगता था कि अज्ञात कोई आदमी है। तो जैसे अरस्तु ने कुछ लिखा, चाणक्य ने कुछ लिखा, लेकिन सबसे ज्यादा कोट अज्ञात के, तो उसको अज्ञात बनना था। खैर, तो ये कहा गया कि राजा को ना उसके बारे में कही गई जो हल्की से हल्की बात है और बुरी से बुरी बात और अच्छी से अच्छी बात सब पता होनी चाहिए। एक बार अच्छी बातें ना पता चले कोई दिक्कत नहीं, और राजा के बारे में अगर कोई हल्की बात कही जाए राजा को पता होना चाहिए। उसका तंत्र बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी उसको पता चले। मतलब ऐसे होगा उसकी जो उसका राज्य है उसके पैर उसके जमीन पे होना चाहिए। उसका अभी का गुजरात, उसका मतलब सर वही हुआ ना कि गुजरात का जो CM है विजय रूपाणी, उसको जितना मालूम गांधीनगर का पड़ता है तो उसका उतना मालूम सुईगाम के पाकिस्तान के सीमाड़ा का इलाका है, वहाँ का भी पढ़ना चाहिए। एक सेकंड बात करते हैं। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आप लोगों
वही हुआ ना सर। क्या वैसे भी मोदी जी हर रैली में बोल ही रहे हैं ना कि यहाँ- मैं यहाँ के 10 लोगों को तो नाम के साथ पहचानता हूँ। जितनी भी रैली हुई उस सभी में ऐसा बोले। बाइक पे अभी घुमाऊं, बात साइकिल पे घुमाऊं, पैदल घुमाऊं। ऐसे सही वो है, कनेक्ट कर दे वो लोकल लोगों के संघ के साथ। कार्यकर्ता थे, तब वो साइकिल पे घूमे थे, ये सही भी है। हाँ, ये एक चीज़ मोदी जी को थोड़ा सा एज था यहाँ पर कि एक तो गुजराती में बोलते थे तो लोग थोड़ा ज़्यादा वो- कनेक्ट फील करते थे, और क्योंकि वो प्रचारक रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, उन्होंने अलग अलग एरिया में काम किया है, अलग अलग टाइम मतलब एरिया में कोई भी काम करेगा तो वो परिचय रहेगा ही। तो ये दूसरा तो ये edge- मेरे हिसाब से राहुल जी का कैसा है कि उनसे मिलना है किसी भी नेता को तो उनको वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष या किसी के वाया होकर जाना पड़ेगा कि भाई मैं इनसे मिलने आऊँ। मोदी जी का कैसा है कि वो छोटे से छोटे जो पुराने कार्यकर्ता थे उनके कार्य संबंध वो सबको पहचानते हैं, तो वो कैसा करते हैं कि कैसे हो भाई तुम अच्छे हो, तो उनको अच्छा लगता है, कार्यकर्ताओं को भी ऐसा लगता है ये नेता हमारा है, हमारे साथ कनेक्ट है। अभी कई जगह ऊपर ऐसा भी हुआ है कि वो साहब ने खुद फोन कर अपने कार्यकर्ताओं को किया है कि कांग्रेस की तरफ से जो लूप होल है ये हाँ। चुनाव प्रचार में लोगों से कनेक्टेड कैसे होना है। आज जैसे बीजेपी है, बीजेपी क्या है कि मतलब जो वहाँ के लोकल एमएलए मतलब जो भी धारासभ्य हैं हाँ। उनके जो कार्यकर्ता हैं वहाँ के लोकल लोगों को कॉल कर रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट दीजिएगा, कोई तकलीफ है तो बताइए। हाँ। वो कांग्रेस की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे कांग्रेस की तरफ से कोई आया नहीं, जबकि बीजेपी की तरफ से मतलब जो फोर्सफुली जो मतलब या वो कॉर्पोरेट स्टाइल में हम बोले या तो Bombarding बिल्कुल जो है। बेसिक लेवल से बोले मतलब बहुत डिटेल में उनका प्रचार चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। हमारे एरिया में भी कांग्रेस का दिखा ही नहीं प्रचार, जन विकल्प का भी मेरे को दिखा। कौन सा एरिया आपका? एलिस ब्रिज हाँ, कांग्रेस की दिखी नहीं प्रचार। सही बात है, मेरे यहाँ पे सूरत में SMS भी आया, कॉल भी आया, दोनों चीज आया। मतलब वो कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं वो चीज की कमी है। So, कांग्रेस की तरफ से वो जो कनेक्शन बनाना जो आम पब्लिक से वो कहीं ना कहीं अभी भी लूप हो रहा है। सिटी में क्यों पकड़ कम है? सिटी में कांग्रेस की पकड़ इसलिए कम है क्योंकि 80 के 90 के जो दायका था उसमें क्या है कि सिटी के अंदर दंगे बहुत होते थे। लतीफ भाई यहाँ पे वो दंगे ऐसे होते ठंडी थे का सीजन हमारे वहाँ मतलब दंगे का सीजन माना जाता था। कौन सा सीजन? ठंडी का सीजन, ये जो अभी सीजन चल रहा है ये बस ऐसा कल्चर था। ठंडी का मतलब लोगों का ऐसा होता था कि मतलब ठंडी आए मतलब दंगे का सीजन स्टार्ट हो गया। लोग मियां भाई की डेयरी Yes. ऐसे ऐसे बोलते थे लोग। बहुत छोटा था उस टाइम पे, रात को जो मतलब पर एक बात बताइए मुझे कि यहाँ पे जैसे जो चीज़ मैंने कही इनको कि यहाँ पे दंगे जैसे जब दंगा शब्द इस्तेमाल होता है तो कहते हैं कि दो समुदाय टकरा रहे हैं, तो मुस्लिमों को क्यों उसके लिए जिम्मेदार है? मियां भाई की डेयरिंग क्यों बोला जाता है? ऑब्जर्व किया है मतलब जो मेरे बहुत से फ्रेंड मुस्लिम भी हैं और मतलब दोनों तरफ से आम पब्लिक है वो इन्वॉल्व नहीं होती इन सब चीजों में। हाँ, हिंदू हो मतलब चाहे ये मुसलमान हो। पॉलिटिकल जैसे बीएचपी हुआ जो भी है इसीलिए वो लतीफ और मियां भाई की डेयरिंग चल पड़ा है। पोपटिया बाकी सर, वाला आम पब्लिक को क्या था, पब्लिक खुद कमा लेती, अपना घर चला लेती, लेकिन सेफ्टी चाहती थी। और भाजपा ने क्या दिया, उनको कमा लेते, जीएसटी भरना उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन सेफ्टी चाहिए। और वो उनको पहले के समय में उनकी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में ऐसा हो गया है कि ऐसा विश्वास हो गया कि हमको कांग्रेस कभी भी सेफ्टी नहीं दे सकती। बिजनेसमैन भाई से पूछो, सुन रहा है बहुत हाँ। क्या हुआ? अभी पिछले कई सालों से गुजरात में कर्फ्यू नहीं लगा है। पहन के कहाँ गए? डेंटिस्ट से जो नए वाटर अरे इधर सोकेस आइए, सर, हाँ? नए वाटर सोकेस नया वोटर कौन है? तेरा वोट क्यों नहीं बना पहले ये बता। वो सर इनको कर्फ्यू भी मालूम नहीं होगा कि कर्फ्यू क्या होता है। पिछले 20-22 साल से कर्फ्यू भी नहीं आया। पटेल एजिटेशन के टाइम हुआ था, बहुत सालों के बाद कर्फ्यू। नहीं वो यानी दो समुदायों का दंगा वो मालूम लोग भी ना नहीं। बहुत ड्राई पॉलिटिकल बातें कर रहे हो। मेरा फॉर्म भरने गया था अपने वहाँ के जो लोकल। अभी अगला एमएमएस वाला सवाल ही पूछूंगा जो बता रहे हैं। सवाल पूछूंगा जितना बोल रहे थे। पत्रकारों के सामने कभी नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं कौन सी चीज कोट करनी है। जो स्कूल वाला होता है, तो मैं स्कूल में अपना पर्चा देने के लिए गया वोट का, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये अपना फॉर्म भर दीजिए, और उन्होंने एक पर्ची दी कि आपका कार्ड आ जाएगा। बाद में सबके कार्ड आ गए, मैं गया वहाँ पे तो उन लोगों ने कहा आपका कार्ड नहीं बन सकता, आपके 18 साल हमारे जीआर के मुताबिक नहीं पूरे हो। तो मैंने कहा आपसे कि आप ऐसा कह रहे तो आपने मेरा फॉर्म ही क्यों भरा? अगर जो गवर्नमेंट का आदमी है उसको ही गवर्नमेंट के रूल्स जो फॉर्म भरने वाला है बेसिक तौर पे उसको ही पता नहीं होगा, तो प्रजा का विकास किस तरह से करेगा? उनको ही पूरे रूल पता नहीं है तो वो दूसरों का विकास क्या आज की करेगा? तारीख में सबसे ज़्यादा गलतियाँ
वोटर आईडी कार्ड में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। ये बिल्कुल पक्का के नाम पे पक्का, मतलब मिस्टर को मिसेस लिख देते हैं। हाँ बताइए क्या लिखते हैं वो पता ही नहीं चलता, मिस्टर को मिसेस लिख देते हैं। हाँ मेरे खुद के कार्ड में वो आया हुआ है क्योंकि मेरा नाम झलक है ना, तो ऐसा है झलक। हाँ वो लड़की और लड़के का दोनों का नाम सेम होता है इसमें, तो इसमें उन्होंने मेरे कार्ड में ही मिस्टेक डाल के भेजा था। मैं तो आई थिंक 2002 में जब मेरा 18 साल हुआ था तब, तो उस टाइम पे 2002 में गलत आके नहीं किया फिर अरे किया ना, दो बार जाके उनको कलेक्टर ऑफिस में दिया कि भाई मेरा ये नाम है, ये मेरा लाइसेंस है, इसमें मेरा नाम ये है, पैन कार्ड में ये नाम है, तो फिर उन्होंने सुधार के दिया मुझे। उनको करना तो पड़ेगा, लेकिन मिस्टेक ऐसा करते क्यों? अभी बोलते हैं डिजिटल इंडिया, और डिजिटल इंडिया में इतनी गलती ऐसे थोड़ी चलेगी। कब बनेगा डिजिटल? डॉक्टर साहब टेक्निकल अमित जी, डॉक्टर साहब को इधर भेजिए भाई। डेंटिस्ट डॉक्टर नहीं होते क्या? कितना दूर था। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब तो बोला डेंटिस्ट। अच्छा ये बताइए डॉक्टर और डेंटिस्ट वाले जोक्स क्या होते हैं? डेंटिस्ट को ये लोग डॉक्टर क्यों नहीं मानते हैं? अरे मानते से पहले ऐसे ही हो जाता है। क्यों है ऐसा? जगह पे दादी तो चलता नहीं सर, वो पैरामेडिकल में होते हैं ना, हर जगह वो पैरामेडिकल होता है ना। पैरामेडिकल में नहीं आते पैरामेडिकल नहीं, तो सर गलत दांत तोड़ दिया, कुछ सेप्टिक एप्टिक हो गया ना। बात तो सही है, बात सही है। क्या करते हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस नाम से? कारवी एडवांस। कारवी क्या भेजते हैं, क्या मंगवाते हैं? चीनी भेजते हैं और केमिकल भेजते हैं। मंगवाते तो कभी कभी जो डिमांड आ जाती है तो मंगवाते हैं, नहीं तो पैसा ले लेते हैं। नहीं मंगवा, जब यहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिलती है, जैसे कभी कहाँ भेजी जाती है? ईरान में भी भेजते हैं, ईस्ट अफ्रीका भी भेजते हैं। ये जो पोर्ट बन गया है, हाँ ग्वादर में बना, चबार में तो चाइना बना, चबार वाले से कुछ फायदा होगा? अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है ना। अरे हो जाएगा, जब हो जाएगा तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसके फ्रेट्स कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे जब वो पूरा हो जाएगा ऑपरेशन। नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन जब भी वो फ्रेट कम होंगे तो प्राइसेस, नहीं उसमें प्राइसेस भी फैक्टरिंग करने पड़ेंगे ना सर। अगर जब फ्रेट कम होगा तो हमारा कॉस्ट भी उसके हिसाब से एडजस्ट तो करना पड़ेगा। अल्टीमेटली मुनाफा तो वही रहेगा, जो ऐसा नहीं मतलब 2-5% इधर उधर रहता है, लेकिन इतना मुनाफा तो उतना ही है, बस इतना पहले था, ऐसा नहीं होता। कोई बुरी चीज़ नहीं है, जब कई लोगों का मुनाफा हो तो अच्छी चीज़ है। हाँ हाँ, और दूसरा तुम क्या बता रहे थे? गोमती रिवर, यहाँ क्या साबरमती रिवर फ्रंट पे क्या होता है? क्या होता है? यहाँ पे घूमने आते हैं। हाँ पुलिस वाले परेशान करते हैं। क्या तुमको किया परेशान? तुम बोला टमाटर फेंकते हैं? मैंने बोला था कपल्स होता है बहुत सारे दिखते हैं सुबह ब्रिजेस के अंदर, नीचे अंडर में, ब्रिजेस के नीचे बहुत सारे ऐसे कपल्स दिखते हैं, मतलब घूमते ब्रिजेस के नीचे घूमते हैं। हाँ, बैठे होते हैं। हाँ मतलब ऐसे। अरे बैठना और सेक्स करना तो अलग अलग। सेक्स वही सेक्स सुबह को हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में। वो सुबह को कॉलेज से बंक मार के आ जाते हैं ना, कॉलेज 7 बजे, वो पूरे पीछे पूरा कॉलेज ही है, कपल्स आ जाते हैं। पढ़े लिखों के भी तो जोर मारते हैं। वो लोग सेक्स नहीं करते, बट ऐसे सिचुएशन में होता है कि मतलब किसी के सामने ऐसे सिचुएशन, मतलब चिपक के बैठ जाते, तो वो एक थोड़ा मतलब वो टेट्रा पैक होता है ना, टेट्रा पैक तो पूरे सब टेट्रा पैक की तरह बैठ जाते हैं, टेट्रा पैक की तरह, ऑक्सीजन भी नहीं जाता है। कमाल के लोग हैं भाई। तो फिर पुलिस कर रहे हैं कि टमाटर कौन फेंकता है? ये बजरंग दल वाले, वीएचपी वाले, ये वाले लोग होते हैं। कॉर्पोरेशन वाले क्यों फेंकते हैं? कॉर्पोरेशन वाले नहीं फेंकते, वीएचपी बजरंग दल, ये लोग मतलब उन्हें ज्यादा तकलीफ होता है इन सब चीजों से। सब फिर वैलेंटाइन पे आ जाते डंडा लेके, मतलब ये सर ये चीज गलत है। मतलब पीछे के दरवाजे से वो भी यही सब चीजें करना चाहते हैं, बट उनसे नहीं होता है। तो फिर भाई और दोनों गए थे। ये देखो मोटा भाई ने बढ़िया बात बताई कि वो भी यही करना चाहते हैं, बट वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्क जाना चाहते हैं। उनके पास गर्लफ्रेंड ही नहीं है ना, हरकत ऐसी करेंगे तो गर्लफ्रेंड कहाँ से मिलेगी? लोगों को डंडा मार के भगाएंगे तो उनको थोड़ी ना गर्लफ्रेंड मिलेगी। उनको मिलती नहीं है तो लोगों को भगाते रहते हैं। आइए विनय जी, आइए विनय जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आइए आप लाइव हैं विनय जी। अच्छा शुक्रिया।
कमजोर हो गया तू। बाल कटवा ले, तेरे बाल कटवाने के लिए बहुत लोग पीछे पड़े हैं। हाँ, कमेंट बॉक्स में आता है इनके बारे में। लाओ ना, मैं तो चश्मा लगा लेता हूँ, धूप बहुत है। हेलमेट भी देते हैं। हाँ, इनसे पूछिए, ये बहुत घूमे हैं और हम लोग तो कैमरा लेके घूमे हैं ना, तो कैमरे पे कई लोग कई चीज़ें नहीं बोलते हैं, पर ये बिना कैमरे के घूमे हैं। बताइए, कुछ लाइव है आप? पूछिए, इनसे कुछ पूछना है आपको गुजरात के बारे में? सर एक चीज पूछना है सर, ये जो अभी पाटीदार आंदोलन मेरा जो तो है, अब उसका इलेक्शन पे क्या असर आपके हिसाब से लग रहा है? मतलब इसका रिजल्ट, मतलब आने वाले जो रिजल्ट 18 तारीख को, मतलब उस पर क्या फर्क नजर आएगा? मेरे को लगता है ना कि रूरल एरिया के जो पाटीदार हैं, जो अभी भी खेडूत है, जिनको आप लोग खेडूत बोलते हैं, जो लोग अभी भी खेती से जुड़े हुए हैं, उन लोगों में थोड़ा सा मतलब इस गवर्नमेंट को लेके थोड़ा गुस्सा दिखने को मिलता है। मतलब गाँव में और अर्बन सेंटर्स में बहुत साफ मतलब आप फर्क महसूस कर पाते हो। उसके बहुत सारे रीजन है। मतलब ऐसा है कि जैसे कपास के दाम नहीं मिले हैं बहुत सारी जगहों पे। जैसे मैं यहाँ पे था संखेड़ा वाले उस साइड में, तो वहाँ पे कुछ व्यापार, जब नोटबंदी के बाद में सरकार ने कपास नहीं ले रही थी, तो कुछ प्राइवेट व्यापारियों ने कपास खरीद ली और उनका पैसा नहीं दिया। वो 20-20 करोड़ 30 करोड़ रुपए का गोल करके भाग गए। वो अभी केस चल रहे हैं। तो इस वजह से पूरे के पूरे मतलब खास तौर पे मतलब जो वहाँ के पाटीदार हैं, क्योंकि जो खेती में भी है उनके पास लैंड होल्डिंग ठीक ठाक है, तो वो लोग जो है मतलब उनके भीतर थोड़ा गुस्सा जो है वो है इस गवर्नमेंट को लेकर। हाँ, इसमें ये है कि मतलब पाटीदार जो वोट एक तरीके से पूरी तरीके से कंसोलिडेट होकर बीजेपी के पीछे लगता था, बूथ मैनेजमेंट के लेवल तक भी उसमें एक डेंट तो लगा है बीजेपी को। ये मेरे को ये समझ में आ रहा है। सर ये सिटी में इतना ज्यादा नहीं पता चलता, नहीं, हाँ, बट ये एक्चुअल जो मतलब फीडबैक हमें रूरल एरिया से ही पता चलेगा। हाँ, क्योंकि मतलब 70% पब्लिक तो मतलब रूरल एरिया में ही रहती है। हाँ, यहाँ पे नहीं है। रजत सर, आपको लोग पूछ रहे हैं सर अपना रिकॉर्ड कायम कमेंट हाँ, वो चेंज करने का कर लीजिए भाई, अपना रिकॉर्ड कायम रखेगा हिमाचल। देखिए, अब ये तो हिमाचल बताएगा। अभी कैमरा आ गया तो मेरा बदल जाएगा। ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड अलग अलग चीजें होती हैं। अरे अमित जी, आइए भाई, लोगों को ज्ञान दीजिए। हाँ, आप लोग उधर बैठे, आप लोगों से मिलने आए ना, कोने क्यों पकड़े? इधर भी लोग हैं सर, इधर मुझे डांटते हैं। नहीं इधर भी लोग। विनय सर का फैन मोमेंट है। आपके लाइव बहुत देखे मैंने, मेरे लाइव बहुत अच्छे नहीं, वो सबके सब देखे ना, यूपी चुनाव से लेके अभी तक के। यूपी तो ऐसा ही नहीं, आप नहीं थे उसमें, आप नहीं थे, लेकिन सबके सब लाइव देखे जब से यूपी। टमाटर गिरने से पहले सेटल हो गया। और हम लोग जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना, वहाँ टमाटर गिरने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सर एक चीज JNU की जो इमेज जो होता है वो काफी बिगड़ चुकी है। मतलब हम लोगों को पता नहीं है, तो उसके बारे में सर आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ सर वो चीज बहुत जरूरी है हमें जानना कि मतलब सही में ऐसा कुछ है कि फिर ये जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी HRD मिनिस्ट्री के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार के तहत काम कर रही है, क्योंकि उनकी सरकार है। JNU देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये सरकार जो टेस्टिंग करती है, रैंकिंग करती है, उसमें आता है। JNU की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वहाँ पे आप ब्राह्मण हैं, आप दलित हैं, आप आदिवासी हैं, आप नॉर्थ ईस्ट के हैं, आप दक्षिण के हैं, आप उत्तर के हैं, आप आदमी हैं, आप औरत हैं, आप क्रॉस ड्रेस्ड हैं, आप गे हैं, आप लेस्बियन हैं, ठीक है। इस चीज़ का कोई फ़र्क लोड नहीं है किसी दूसरे के ऊपर, है ना। तो कुछ लोगों को है लोड, पर वो JNU का माहौल ऐसा है ना, जैसे गुजरात के बारे में कहा जाता है ना कि लड़कियां सेफ फील करती हैं, तो JNU में कुछ इधर पिछले 4-6 सालों में एकाध केसेस ऐसे हुए हैं, पर JNU में भी दे फील वेरी सेफ। तो रात के 2 बजे लड़की जा रही तो शी डजंट हैव टू वरी, क्योंकि वहाँ ऐसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे माहौल बनाया गया। अच्छा, दूसरा क्या है कि लोगों को लगता है कि JNU में सिर्फ कॉमरेड ही। हाँ, जैसे जब JNU में वोटिंग होती है ना, तो सपोज 1200 वोट लेफ्ट पार्टी को मिले तो 1000 वोट ABVP को मिले, तो वो 1000 लोगों को कहाँ के होंगे? तो JNU में हर विचारधारा के लोग हैं। ऐसे लोग भी हैं जो ये कहेंगे कि नागालैंड अलग होना चाहिए, और आप ये देखिए कि जो लोग ये कहते थे कि नागालैंड अलग होना चाहिए, भारत सरकार उनसे बात कर रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी बातचीत चल रही है, ठीक है। तो अब सपोज सरकार बात कर रही है तो वो लेजिटिमेट हो गया। तो ऐसे बहुत अलग अलग हैं। बहुत समय तक खालिस्तान की मांग होती रही, गलत मांग थी, दूसरा क्या, आप इस देश में कोई भी मांग जो है वो संविधान के दायरे में करेंगे, ठीक है।
इस बात से तो जेएनयू भी सहमत होगा। मतलब मैं जेएनयू पढ़ा हूँ, मैं सहमत हूँ, जेएनयू का हर व्यक्ति सहमत होगा। अब वो संविधान के दायरे में कैसी और कितनी बात हो, इसको लेकर बहस होती रहती है। अब देखो मोदी सरकार भी बात कर रही है ना कश्मीर पे। आप बंदूक से समाधान नहीं निकलता है। आप झारखंड में माओवादियों का सरेंडर करवा रहे हो ना, नॉर्थ ईस्ट में लाल डेंगा फरार रहे दशकों तक, फिर कांग्रेस ने अपनी सरकार हटा के उनको शपथ दिलवाई। क्यों किया ऐसा भाई? कोई कहता है यार अभी कल तक तो तुम आतंकवादी बोल रहे थे, इनके सर पे इनाम था, अब तुम उन्हें शपथ दिलवा रहे हो और वो भी संविधान की शपथ ले रहे हो। तो ये बहुत चीज़ें जटिल होती हैं। जेएनयू बहुत कमाल की यूनिवर्सिटी है। सबसे ज्यादा क्वालिफाइड पॉलिटिशियंस और सब वहीं से निकले हैं। नहीं लेफ्ट के बहुत सारे हैं सर, लेफ्ट के बहुत सारे। वो ऐसा हुआ ना कि जब मैं बता रहा हूं, नहीं लेफ्ट के ज्यादा निकले, राइट, उसमें कोई वो नहीं कि जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, सरकार अपने शुरुआती दौर में वामपंथियों के समर्थन पर निर्भर थी 69-71 के बीच। तो उस टाइप के जो भी इंटेलेक्चुअल्स थे वो प्रोफेसर बने। तो होता क्या, जैसे एक मुखिया वैसा हो गया ना, तो वो वैसे ही लोगों को भर्ती करेगा, उसी को प्रोफेसर। तो वो पूरा 70s का जो, और तभी हमारी रशिया से दोस्ती हुई थी 71 के वॉर में, उन्होंने हमारी हेल्प की थी। तो एक पूरा देश में 70 और 80 के दशक में वैसे ही माहौल था, समाजवाद, वो वामपंथवाद मिला जुला सा मिक्स सा था, कांग्रेसी समाजवाद जिसको कहते हैं, है ना, गरीबी हटाओ ऐसे बोल के। थोड़ा लाल झंडा भी था, थोड़ा तिरंगा झंडा भी था। तो वैसे ही प्रोफेसर हुए, वैसे ही डिस्कोर्स डेवलप हो गया। पर वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, बहुत सस्ते दर पे वहाँ पढ़ाई होती है, गरीब से गरीब इंसान का बच्चा वहाँ पढ़ सकता है। मैंने वहाँ पढ़ाई की, मेरी नहीं थी तब आर्थिक स्थिति ठीक, तो वहाँ पे मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप मिलती है 1000, 1500, 2500 जैसी भी है। अब जैसे मैं पूरा ही जालौन का हूँ, पिछड़ा ज़िला है बुंदेलखंड का, तो जब अगर कोई पिछड़े ज़िले का लड़का वहाँ एंट्रेंस टेस्ट के लिए आता है ना, तो उसको 3 बोनस मार्क्स मिलते थे। वो किसी भी, मतलब मैं तो जनरल कैटेगरी से आता हूँ, फिर मुझे 3 क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पॉइंट्स मिलते थे। अगर मुझे वो पॉइंट्स नहीं मिलते, जेएनयू की ऐसे समावेशी एडमिशन पॉलिसी नहीं होती, तो मैं नहीं पढ़ पाता। अगर मैं नहीं पढ़ पाता तो शायद मैं लर्न टॉप शुरू नहीं कर पाता। चीज़ों में नाभ नाल का संबंध होता है ना, इसीलिए हम कहते हैं आप किसी बच्चे को पढ़ा दो, ये सबसे पुण्य तो नहीं पता, पर सबसे अच्छा काम है, सबसे भलाई का काम है। जेएनयू इस देश कमाल की यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे जो नारे लगाए गए, जो घटना हुई, उस घटना के जो भी वीडियो सबमिट किए गए वो सारे डॉक्टर्ड पाए गए हैं कोर्ट में, सारे। और अभी तक दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेएनयू में मूर्खों की कमी नहीं है, जेएनयू में ऐसे लोग हैं जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट का सपोर्ट करते हैं। अफजल गुरु का भी सपोर्ट करते हैं। अफजल गुरु की वर्ष में आप उन पर कार्रवाई करिए ना। मतलब होता क्या है, आप हीरो बना दे रहे हैं जबरदस्ती। आप उन पर कार्रवाई होती नहीं है, क्योंकि कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाती चीजें, चार्जशीट दाखिल नहीं होती। यूनिवर्सिटी के लेवल पर बड़ी मूर्खताएं होती है ना यार, तो वो उनको यूनिवर्सिटी के लेवल पे सुलझाना चाहिए। और आप ये सोचिए, एक यूनिवर्सिटी दशकों की मेहनत से बनती है। निर्मला सीतारमन भी जेएनयू की पढ़ी हुई है, आप उनसे पूछिए। इवन बीजेपी के कई लोग वहाँ से पढ़े हुए हैं। मतलब मैं निर्मला सीतारमन अभी सबसे टॉप पोस्ट पे है ना, वन ऑफ द टॉप सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स। वहाँ का जो कल्चर है ना, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि लड़की लड़के के रूम में नहीं आ सकती, लड़की नहीं, बहस ये वो। आप ये बहुत ही ओपन कंपोज जैसा होना चाहिए। फ्री कल्चर को लोग बहुत गलत ढंग से इंटरप्रेट करते हैं। बहुत ही डेमोक्रेटिक कल्चर है, मतलब वो फ्री कल्चर ही है। लेकिन बहुत सारे लोग फ्री को वो जो ज्ञानदेव आहूजा टाइप के लोग हैं ना, कि वहाँ इतने 1000 कॉन्डोम मिलते हैं। अच्छी बात है ना यार, सेफ सेक्स करते हैं। 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का एलिजिबल है ना, है, कॉन्डोम मिलते हैं तो खुशी की बात है ना। कॉन्डोम ना मिले तो आप सोचोगे यार सेफ सेक्स नहीं कर रहे हैं, इनको एसटीडी हो जाएंगे, बच्चे पैदा हो जाएंगे। और सर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, आप तो ये मनाइए कि इस देश में हर घर के डस्टबिन से डेली कॉन्डोम निकले हैं। उसके 2 फायदे हैं। एक, अगर डेली कॉन्डोम निकल रहे हैं इसका मतलब लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं, विच इज अ गुड थिंग। दूसरा, हाँ, हेल्दी हैं, एक्टिव हैं। दूसरा, दे आर हैविंग सेफ सेक्स। ये तो अच्छी चीज़ है, इसमें क्या हो रही है? सबसे बड़ा बेनिफिट पॉपुलेशन कंट्रोल है। कैसे लोगों के बीच में कुछ अभी देखो क्या क्या बैन होता है। सर ये एक चीज़ पूछ रहा था आपसे, जैसे ये कार्रवाई की बात हुई कि जेएनयू पे आपने बोला कार्रवाई करनी चाहिए, जो अलग सेपरेटिस्ट मानसिकता के लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, 3.5 साल से जो मोदी जी या बाकी सब लोग जो बोलते हुए आए थे सत्ता में, कितने भ्रष्टाचारी हैं, इतना ये है, किसी भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई तो किसी भी कार्रवाई नहीं। बताइए, आप लोग जनता के वोट से चुन के गए,
हम तो जनता की सिर्फ आवाज सुनने आते हैं। बीजेपी डाइहार्ड सपोर्टर्स बताइए प्लीज, बीजेपी डाइहार्ड सपोर्टर्स जो है वो बताओ कार्रवाई की। वो प्रवक्ता थोड़ी ना है यार, उनको डायरेक्टरी थोड़ी ना मिलेगी ओएनजीसी की। चीज करना है जिस तरह से प्रवक्ता का, देखो प्रवक्ता का बड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे अब मैं बताऊं, अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसमें जो वो ऑर्डिनेंस पास हुआ था ना, तो वो उसको डिफेंड कर रहे थे। एकदम से राहुल गांधी आए, उन्होंने फाड़ दिया। अब राहुल गांधी तो फाड़ के चले गए, अब अजय माकन 1 घंटे से डिफेंड कर रहा था, अब उसको कहना है हाँ ठीक फाड़ा। प्रवक्ता का काम बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो प्रवक्ताओं का तो बख्श दीजिए, बेचारे रोज टीवी पे आप 3 घंटे बताइए, आपका व्यू बताइए, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही आपके हिसाब से बताइए। मैं अपना व्यू सिर्फ बोलने की बात है, सिर्फ चुनाव नहीं मैं बता सकता हूँ, पर उसके लिए आई नीड टू बी रेडी। अच्छा, और सर आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए। कश्मीर का जो मुद्दा है वो बहुत ही डिफरेंट है। मतलब अगर आप वहाँ जाके रुकोगे, वहाँ लोगों से समझोगे, तो आपको आइडिया है किस तरह से वो सॉल्व हो सकता है। क्योंकि यहाँ की आवाज़ पहुँच रही होगी, इतना धीरे बोल रहे हैं। यहाँ की जो मीडिया है वो जिस तरह से उसको प्रेजेंट करती है वो उस तरह से है। यहाँ की यू मीन हमारी मीडिया, मतलब जो भी मीडिया है, पूरे इंडिया की जो भी मीडिया है, जो उसको प्रेजेंट करती है, जो भी बात बताती है कश्मीर ऐसे सॉल्व होगा, वो हो नहीं सकता उस तरह से। उसका एक मेन पॉइंट मैं आपको बताऊँ सर, मैं एक फ्रेंड है मेरा, उनके घर पे ही रुका था 21 दिन के लिए। वो लोकल कश्मीरी है, श्रीनगर से। तो 1989 में एक फिल्म आई थी सर वहाँ पे कश्मीर में, और उसके अंदर दिखाया गया था कि हमारे आर्मी वाले जो है उनके साथ किस तरह से मतलब उनकी लड़कियों पे रेप वगैरह करते हैं। तो उनको इस तरह से वो मोटिवेट किया गया था। वो उसके पहले उतना नहीं था माहौल वहाँ पे। तो एक फिल्म से कितना चेंज हो सकता है माहौल, और उनको लगा कि ये जो आर्मी वाले जो इंडियन हैं उस तरह से वो चीज़ क्रिएट हुई। फेक एनकाउंटर के या भ्रष्टाचार के इल्जाम तो प्रूफ हुए और आर्मी के कोर्ट ने सजा दी है। और सर दूसरी बात देखो ऐसा है ना कि नहीं, पर मेरे पिताजी फौज में है, ठीक है, फौजियों की बहुत इज्जत होनी चाहिए। पर फौजियों की इज्जत का मतलब ये थोड़ी ना कि अगर फौज में कोई चीज गलत है तो आप उस पर पर्दा डाल दो। आसाम में भी हुआ, आसाम राइफल्स के वहाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर फेक एनकाउंटर हुआ है, मुद्दा अलग है पूरा। वो लोग मानते ही नहीं कि वो इंडियंस है। कुछ लोग हैं यार। नहीं काफी सारे आपके उनके घर के बाहर लिखा होता है कि हमको इंडिया से आज़ादी चाहिए। उनकी गाड़ियों में वो गाने बजते हैं इंडिया के खिलाफ, पर उनका मीनिंग ही उस तरह से होता है कि उनको ऐसा लगता है कि हम पहले से आज़ाद थे। जब नेहरू आए थे वहाँ पे, और जब घंटा घर के पास बोल के गए थे कि आपके वोटिंग होगी और आपको अगर आज़ाद होना तो आप आज़ाद हो जा सकते हैं, तो वो बात घुसा दी गई उनके माइंड में। और अब जो नए बॉर्न हो रहे हैं, मतलब वहाँ पे जो नई जनरेशन है, घुसा दी गई 80s में ही तो शुरू हुई। हाँ वही, और बचपन से ही उन्होंने वही देखा है। उनके घर के पास आर्मी बस BSF के जवान वगैरह वगैरह। पर वहाँ पे सर कोई भी तकलीफ मुझे तो नहीं हुई। हमने शूट किया, हम 21 दिन रहे, रात को 2 बजे हम निकले गलियों में, उनके घर पे रुके, उन्होंने खाना खिलाया, प्यार से रखा है हमको। तो जो दिक्कत है वो गवर्नमेंट और आर्मी के बीच में है। तो जो लोग अभी भी घबराते हैं कि वहाँ जाने से कि कुछ हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, यहाँ पे ऐसा लगता है कि जन कितना कुछ हो गया आज। पर वहाँ पे आप जाओ तो नॉर्मल माहौल, लोग घूमते हैं, लोग रहते हैं। ऐसा कुछ इतना वो हुआ जो क्रिएट किया गया है कि वॉर जोन बना दिया उसको, वो इतना कुछ है नहीं वहाँ पे। तो पहले जो लोग जाते थे वो काफ़ी वो बंद हो गए। तो वहाँ मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई दिक्कत है नॉर्मल लोगों को या सिविलियन को वहाँ। पर हम लोग ना टॉपिक बहुत बढ़ रहे हैं, अभी तो गुजरात चुनाव पे बात करते हैं। हाँ भाई बताइए कौन जीत रहा है? सब लोग अपने अपने विधानसभाओं को बता दें, उधर से शुरू करो, बताइए भाई। गांधीनगर से। हाँ जो भी बताना हो आपको, चुनाव में आपने कोई मजेदार, और सुनिए नहीं ये फैक्टर बताइए, ये बहुत ड्राई हो जाएगा, ये जीत रहे हैं। थोड़ा चुनाव में आप बहुत मजेदार चीजें सुनते हो ना, नारा, कोई किस्सा, कुछ आपने होते देखा। तो लल्लन टॉप तो इसी इनफॉर्मल उसका नाम है ना। कुछ आपने कोई मजेदार चीज देखी, कोई आपके संपर्क में आया, वो बताइए। ये तो बहुत ड्राई हो गया कि भाजपा जीत रही, कांग्रेस जीत रही। नहीं सर, कोई एक्सपीरियंस नहीं। अच्छा उधर पूछे चला था। क्या स्लोगन चला था? अभी एक स्लोगन चल रहा है, बाइक पे जा रहे थे। गाली तो नहीं है ना? नहीं बाइक पे जा रहे थे और सामने से एक रिक्शा निकल रही थी, उस पर माइक बंधा था। तो वहीं पर स्लोगन चल रहा था कि भाजपा कांग्रेस तेरी पथारी, अब आ रहे हैं कान्हा भाई रबारी। अच्छा क्या मतलब इसका? वो कान्हा भाई रबारी को रबारी की सरने में तो उन्होंने बना दिया कि भाजपा कांग्रेस तेरी पथारी, अब आ रहे हैं हमारे, अब आ रहा है वो कान्हा भाई रबारी आ रहे हैं। जैसे ढोल है, बहुत मुस्कुराए वहाँ खड़े रह के, वो बढ़िया बनाया इन्होंने। अमित जी आपको कोई मजेदार स्लोगन मिले? स्लोगन नहीं जूनागढ़ में गया था, आपको भी मिले थे जूनागढ़ में? क्या वो कुछ नहीं बोल रहे थे, मैंने जूनागढ़ का आपका लाइव देखा था। हाँ गल्ला वाला, ऊपर गल्ला नीचे गल्ला, ऊपर अल्लाह नीचे गल्ला। हाँ गल्ला जोशी वो लड़ रहे हैं जो महेंद्र मशरूम के खिलाफ। हाँ वो मजेदार स्लोगन था, ऊपर अल्लाह नीचे गल्ला। बढ़िया। विनय जी आपको कुछ मजेदार क्या स्लोगन? नहीं स्लोगन हो, कोई और चीज, कोई वाकया हो? मुझे ऐसा
सर रैलियां में 200 आपका क्वेश्चन मुझसे है, पूछिए साहब। सर आपकी जो एक मीडिया फॉर्म है उसका नाम है दी ललन टॉप, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है दी ललन टॉप का? ललन टॉप ना, आपका नाम क्या है? धर्मेश। धर्मेश, आप क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो? इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो? अच्छा, अंग्रेजी में पढ़ते होगे? हाँ। गाने किस में सुनते हो, गुजराती में, हिंदी में? दोनों। बस आप ललन टॉप, यही ललन टॉप। ललन टॉप का मतलब ये है कि जो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी चीज़ें हैं, इंग्लिश आनी चाहिए, साइंस आनी चाहिए, आर्ट्स आनी चाहिए, वो सब बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन उसके पैर पूरी मजबूती से जमीन पे टिके हुए, वो दिल देसी वाला मामला है ये। हाँ कि मैं, हाँ कि अपन बहुत एकदम, हाँ मारक मजा वाला मामला है कि बहुत आगे बढ़ेंगे जिंदगी में, पर आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम पालती मार के और घुंगनी, क्या होता है वो, क्या खाते हैं, घुघरा खाना बंद करते हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ पिज्जा खाऊंगा, बैग तेरी आया बड्डा पिज्जा वाला। तो वैसे जैसे ये हमारा रजी है ना, रजत, अभी ये भटक रहा है, तो खाता डोमिनोज, लेकिन कह रहा घर जाऊंगा राजमा खाऊंगा। ये जो घर जाऊंगा राजमा खाऊंगा है ना, ये ललन टॉप चीज है। ये आपको अपनी पृष्ठभूमि, आप किसी खेडूत परिवार से आते हैं, कारोबारी परिवार से आते हैं, उसमें कोई शर्म नहीं है ना, माथे पे मिट्टी लगाने में कोई शर्म नहीं है, पर वो मिट्टी जो है वो माथे पे तिलक की तरह लगनी चाहिए। ऐसा कोई घटिया काम ना करे कि कीचड़ की तरह लगे, ठीक है ना, वो है ललन टॉप। तेरा ध्यान किधर है? मारक मजा इधर है। उधर तो इम्पोर्ट एक्सपर्ट। भाई साहब खड़े हैं, कौन है? आ जाइए आगे। हम लोग हेलो, नमस्ते, आप जॉब करने आए हैं क्या? नमस्ते, क्या नाम है आपका? रौनक। क्या करते हैं रौनक? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर, तो आप जॉब कर रहे हैं, मैंने बुला लिया कि यहीं आए थे? नहीं, दोस्त है तो उसने बताया कि जहाँ पास देखते हैं शो, तो आज के देख लेते हैं, लाइव देख लेते हैं कि कैसे शो करते हैं। ऐसे बैठे बकवास कर रहे हैं, ऐसे लाइव हो जाता है। नहीं, पीछे क्लास चल रही थी, यहाँ से यहाँ आ गए। क्लास चल रही थी, किस चीज़ की? PSI के साथ। PSI वो क्या होता है? पुलिस सर्विस। ओह, कंधे पे सितारे लगेंगे लगाएंगे। फिर ये सब तुमसे डरेंगे? ऐसा काम नहीं है। नहीं होता है। तो क्या क्या होता है PSI? अगर मुझे PSI बनना है तो क्या करना होगा? कुछ नहीं पता, 25 मिनट में भी दौड़ होती है और पढ़ाई करनी होती है। 25 मिनट में कितनी दौड़ होती है? 5 किलोमीटर। 25 मिनट में 5 किलोमीटर। 25 में तो 5 की जा सकती है। हो जाता है, हाँ, प्रैक्टिस से होती है। मेरी अभी 1-1.5 साल छूटी हुई रनिंग, लेकिन मैं 53 मिनट में 10 किलोमीटर निकाल लेता था। अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो हो जाए। हाँ, 25 तो हो जाएगी। और इसमें तो माशाल्लाह मैं जैसे में कम होते हैं, जवान 20 में कराओ, अगर 20 में खत्म करो तो 50 में फुल मार्क मिलते हैं। 25 में करो तो 20 मार्क मिलते हैं, मार्किंग होते हैं उसमें। मतलब 20 में करो तो कितना? 50 में से 50 फुल मार्क। 20 भी निकाल लेते हैं कुछ लोग। हाँ, तो निकाल लेते हैं उसमें। तुम्हारी क्या टाइम है? मेरा अभी 25 है, अभी 25 प्रैक्टिस बाकी भी 5-6 महीने लगे। गाँव से जो आते हैं ना लड़के, वो तो ऐसे दौड़ जाते हैं 15-17 मिनट में। वो तो दौड़ना कब शुरू करेगा? ये कपड़ा कारोबारी की तरह तो पेट निकाल रखा है। थोड़ा दुरुस्त रहा करिए। मोटा भाई, पक्का बात। मोटा भाई 6 बजे जाने वाले। 6 बजे क्लास। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं GPSC। ऊना की कुछ आप बता रहे थे चीज़ें। ऊना की, हाँ बताइए क्या बता रहे थे? ऊना बहुत छोटा सा शहर है सर, और गिर के किनारे पड़ता है, तो जो एशियाटिक शहर है। विकिपीडिया वाली जानकारी मैं बता, अंदर की बता। तो अंदर के तो क्या बताया हम? हाँ जी, क्या कह रही हैं? खाना खाना है उनको, खाना खाना है आपको। कितने, क्या नाम है आपका? मेरा कोमल, इसका काजल। कोमल और काजल। बच्चे आप स्कूल गए हो कभी? हाँ, 3री तक की पढ़ी। 3री तक। पापा क्या करते हैं आपके? पापा नहीं, ऑफ हो गए। और मम्मी? मम्मी कचरा बीनती है। मम्मी कचरा बीनती है। कहाँ रहते हो आप? वासना कोई जगह? और यहाँ पे आप लोगों को ऐसे बोलते हो खाना खाना है, तो लोग खाना खिलाते हैं कि पैसे देते हैं? पैसा कोई देता है, कोई खाना खिलाता है, हम खा लेते हैं। आप खाना खा लेते हो? अभी मैंने वेफर खाई। अभी वेफर खाई है? थोड़ी थी तो हम दोनों बहनों ने खा ली। दोनों बहनों ने खा ली। इसका नाम कोमल है। ये कभी स्कूल गई है? वो गई थी, पर उसको अच्छा नहीं लगा, तो मेरे साथ आती है खाना मांगने। तो तुम लोग कितने बजे से खाना मांगना शुरू करते हो? हम अभी मांग के घर चले जाएंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे, तो वहाँ से घर चले जाएंगे, फिर वहाँ जा 50-60 रुपये इकट्ठे करेंगे, फिर घर चले जाए। अभी 10 रुपये नहीं, तो लोग रुपए भी देते हैं, खाना भी देते हैं। कोई खाना देता, कोई पैसे देते। अभी एक भाई ने 10 रुपये दिया और इतनी वेफर थी तो वो दिया। हम अभी 60 रुपये करेंगे
घर जाके चावल पका के खाएंगे। और जो मम्मी कूड़ा बीनती है उससे क्या पैसा आता वो घर का भाड़ा, लाइट बिल के लिए। है? घर का भाड़ा और लाइट बिल। कितनी उम्र है बच्चे तुम्हारी? मेरा 13 साल की। और ये कोमल? कोमल लगभग 7 या 8। तो आपके घर में कौन कौन है? और मैं, मम्मी और बहन और भाई। मैं, मम्मी, बहन और भाई। भाई क्या करता है? भाई मम्मी के साथ जाता है, छोटा है। वो कोमल से भी छोटा है? इतना आता है। वो मम्मी वो के भी साथ कूड़ा बीनता है? मम्मी के साथ जाता है, खाना खिलाती है, फिर उसके साथ ही रहता है। मम्मी भी खाना मांगते हैं? नहीं, खाना नहीं मांगती, वो कचरा बीनती है। कोई देते हैं ना तो मम्मी खाती है। कोई देते हैं पर वो ऐसे नहीं मांगते। तो मम्मी को पता है कि तुम लोग यहाँ खाना मांगने आते हो? मम्मी इधर आओ, इधर बैठो। आ जाओ, तो डरो नहीं बैठो। इसका नाम कोमल है और तुम्हारा? इसका नाम काजल है, मेरा कोमल। तुम्हारा कोमल। तो मम्मी को क्या लगता है कि तुम घर पे रहती हो? हाँ। और तुम यहाँ आ जाती हो। तो पहली बार कब आई थी मांगने? मैं तो बहुत दिन से आती हूँ। तो कोई लेके आया था यहाँ कि यहाँ मांग लो पैसा मिल जाएगा? नहीं, हम पहले यहाँ पे पानी की बोतलें बेचते थे, फिर हमारे पास नहीं होता है ना पैसे, तो हम खाने के पैसे करके घर चले जाते। पहले पानी की बोतल बेचते थे? मसरापुर लेके ना, हाँ, वहाँ पे। अच्छा, तो वो बोतलें कौन देता था बेचने को? अमित नाम का आदमी है, हम उनसे 9 रुपए में लेते थे। 9 रुपए में? 90 में। और कितने में बिक जाती थी वो बोतल 20 में बेचता। 90 रुपए की 10 आती होगी शायद। 90 रुपए की कितनी बोतल आती थी? 12। और 20 रुपए की एक बोतल बेचते थे? 240। तो फिर बच्चे वो काम बंद क्यों कर दिया आपने? नहीं है पैसे इसके लिए। तो वो जो 90 रुपए की बेची, खैर क्या बहस। तो फिर तुमने बंद कर दिया, उसके बाद तुम आके मांगने लगी? मम्मी को नहीं पता है अब तो, पहले बोतल बेचते वो पता था। तो मम्मी को क्या लगता है कि कोमल और काजल बोतल बेचने गए? नहीं, घर पे ही है। तो और जब हम तुम जल्दी चले जाते हैं। क्यों? क्या मम्मी 11 बजे आती है और हम घर जाके और खाना पका के सो जाते हैं खा के। फिर मम्मी बोलते हैं कहाँ से लाए? तो हमने यूँ बोलते हैं कि हमने वो आंटी से यूँ पैसे लेके यूँ बोला था कि मम्मी आएंगी तब हम दे देंगे। फिर वो मम्मी देते हैं तो हम वो गले में डाल देते हैं। अच्छा, तो गले में कितना पैसा जमा हो गया? वो तो खाली हो गया। दिवाली में कपड़े लाए थे ना। दिवाली में कपड़े लाए थे? बच्चे चप्पल नहीं है आपके पास? हम नहीं पहनते। क्यों? और ठंडी नहीं लगती इसको, ये ऐसे टी-शर्ट में घूम रहे हैं? इसके लिए तो हम अभी चले जाएंगे घर। हम ज़्यादा नीचे नहीं रहते। एक अंकल आता है, ऐसी नाव है ना वहाँ पे, वो काली टी-शर्ट वाला है। ऐसे आता है ना तो भगाता है बाहर डंडा लेके, तो हम यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। डंडा लेके भगाता है? सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ का मैनेजर है। क्या बोलता है वो? निकलो बाहर। एक आंटी आती है, उसको मांगने देता, हम लोगों को नहीं मांगने देता। आंटी को मांगने देता है, हम लोगों को नहीं मांगते। तो आंटी कहीं पे बैठ के मांगती है कि वो भी घूम घूम के मांगती है? वो लकड़िया ब्रिज है ना, वहाँ पे रहती है। वहाँ से मांगती यहाँ तक आएगी, फिर वो सांप भी खड़ा होगा ना, फिर भी वो जाती है, नहीं बोलती। लगभग 6-7। एक सेकंड भाई साहब, इधर सुन ले जरा। तो कोमल, राइट? कोमल, तो कोमल जब तुम स्कूल में पढ़ने जाती थी क्या पढ़ाते थे उसको स्कूल में? 100 સુધી મને વધારે મેં કો ज़्यादा हिंदी नहीं आती है। गुजराती में बोल दो। 100 સુધી લખાવતા હતા। પછી પેલું કે છે ને ક કમલ નો ખા ખટાઈ, એવું બધું કક્કો ને એવું લખાવતા હતા। का कमल खा खटाई? नहीं, ये रोचक है। का से कमल और खा से खटाई। लोगों की बिल्कुल ये बचपन से खटारा कमल से कमल, ग से गधा होता है, फिर बड़े ग से घर, ग से गधा, बड़े घर से घर, गधा पढ़ाते हैं। अच्छा, ये बताओ कि ये काजल कभी स्कूल गई कि कभी नहीं गई? ये अब तो नहीं जाती, पहले जाती थी बाल मंदिर, अब नहीं जाती। पहले जाती थी बाल मंदिर, अब नहीं जाती है। अब क्यों नहीं जाती है? आज जवाब बताओ काजल स्कूल क्यों नहीं जाती है? तो मम्मी को ये पता है कि काजल स्कूल नहीं जाती है? हाँ? टीवी है तो है घर में? हाँ? टीवी है? टीवी नहीं है? टीवी कुछ नहीं है। टीवी लेंगे तो ज़्यादा लाइट बिल आएगा ना, खाली पंखा ही चलाते हैं।
टीवी लेंगे तो ज़्यादा लाइट बिल आएगा। कहाँ पे रहते हो तुम? वासना। वासना में कहाँ पे? वासना भट्टा गांव में। भट्टा पालड़ी भट्टा यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 7-8 किलोमीटर। अब पालरी वालू भट्टा नहीं, तो वासना वालू भाटा। भाटा हो एपीएमसी मार्केट बाजू तो और आगे हो गया सर। वासना नहीं रहता त्या गाड़ी 7 से 8 किलोमीटर। तो आप ये बता कोमल कैसे जाते हो घर? हम यहाँ से मांगते मांगते हम वो दवा खाना है ना वहाँ तक जाते हैं। वहाँ से 10 रुपया देके वासना से 5 रुपया देके 10 रुपये किस में? बस को देके किस में? बात करें सर जिस VS हॉस्पिटल की, वो भी यहाँ से 3 किलोमीटर से ऊपर होता है। नहीं 2 किलोमीटर जैसा पड़ता है। यहाँ से ये अब 2 किलोमीटर तक और मांगेंगे। अच्छा, तो लोग खाना देते हैं, पैसा देते हैं, ज्यादा पैसा भी देते हैं, कम देते हैं पैसा? कभी कोई ज्यादा 100 रुपये भी दिया किसी ने? 10 100 रुपये नहीं दिया। 10 हाईएस्ट कोई नहीं देता 100 तो। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सरकार, कोई आदमी तुम्हारे घर पे आया हो कि तुम लोग अब स्कूल में पढ़ो जाके, तुम लोग ऐसे मत मांगा करो? किसी ने नहीं समझाया कभी? वहाँ पे तो स्कूल है अंदर, पर क्या एक बार तो ये शाहपुर में केस हुआ था। क्या केस हुआ था शाहपुर में? वो प्रिंसिपल ने 8 साल की लड़की थी तो गलत काम किया था, तो फिर ऐसा ने गलत काम किया था। हाँ, आया था, फोन में भी आया था, एक भाई ने दिखाया था मेरे को। गयासुद्दीन शेख जो अभी विधायक में जो कैंडिडेट सिटिंग एमएलए और उनको भी टिकट मिला है कांग्रेस में से। कांग्रेस में और 2 बार लगा था कंटिन्यू यहाँ का एमएलए वहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया? वहाँ का है। अच्छा, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ? उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। फिर हमारे वहाँ पे तुमको मोबाइल पे दिखाया किसी ने? हाँ, एक ऐसे वहाँ के थे, तो हमने हम लोगों को बोला कि मत मांगो ऐसे। फिर हम लोगों को वीडियो दिखाया था, तो उनके मम्मी पापा बहुत रो रहे थे वो लड़की के जिसके साथ गलत काम हुआ था। उसके वो भी मांगती थी क्या जाके? नहीं, वो तो स्कूल में पढ़ती है। हाँ, इसके लिए तुमसे क्या बोला कि अब तुम मत जाओ स्कूल की, मत मांगो? क्या बोला तुम? मत मांगो ऐसी तरह कुछ, आपको भी कोई ऐसा हो। मैंने क्या बोला कि मेरे को कोई छू भी नहीं सकता, छुएगा तो गाली पड़ेगी मेरे हाथ से। तुमको कोई ऐसे गलत छुएगा तो गाली पड़ेगी। आज मैं 3 लड़कियों को उन लोगों के घर तक छोड़ के आई। मैं 3 लड़कियों को उनके घर तक छोड़ के आई? क्यों? क्या यहाँ पे थे ना, तो एक कार वाले थे, तो वो लड़की का पीछा कर रहे थे और उसको क्या बोले कि तेरे को पिक्चर देखना है, बैठ जा कार में। वो लड़की बड़ी थी? वो लड़की मेरे जितनी थी और इतनी 2 थी इसकी जैसी। 2 काजल जितनी उम्र की थी और 1 तुम्हारे जितनी हाँ, थी। तो वो लोग रो रही थी। तो कहाँ मिली वो तुम्हें वो लड़कियाँ? यहाँ पे ही थी। पहले तो वहाँ पे मांग रही थी ना, मैंने बोला कि तुम लोग वो भी मांग रही थी? हाँ, तो ठेठ यहाँ तक वो झूला खा रही थी ना, तो वो कार वाला बाहर खड़ा था। तो मैंने बोला क्या है बे, तेरी बहन है या तेरी क्या लगती है, निकल क्यों इसको घुर घुर कर रहा है? तो वो चला गया। फिर वो मैं यहाँ तक रखा उसको, फिर वापस वो गई ना, तो वापस उसका पीछे करने लगा। तो मैं वापस उसके साथ जाके उसके घर तक रख के आ गई। कहाँ रहती है वो? वो यहाँ पे पतंग होटल पे रहते, बारिश होते वो लोग। तो काठियावाड़ी थी वो। अच्छा, उनके पास झुग्गी नहीं है? होता है, पर वो लोग है ना यूं ही बाहर रहते हैं। क्या ठंडी में वो ऐसे चादर उड़ाते हैं ना, इसके लिए। रात को कंबल देने वाले आते हैं ना, वो कंबल खुला तो कोई आके अच्छा, तो ये बताओ कोमल, जैसे तुम्हें बहुत सारे लोग अभी देख रहे हैं, अगर कोई तुम्हारी मदद करना चाहे कि तुम फिर से ये कम से कम या तो ये काजल स्कूल जाने लगे, ये कैसे क्या करना होगा जिससे काजल स्कूल जाने लगे? वो तो नहीं जाती है। नहीं तो तुम बताओ ना, तुम बड़ी हो तो बोलती हो ना कि जाए स्कूल, फिर भी ये रो के घर पे ही रहती है, नहीं जाती। तो तुम इसको सिखाओ ना, अगर ये स्कूल नहीं जाएगी तो फिर ऐसे कब तक खाना मांगती रहेगी दूसरों से? अच्छे से आज शाम को है ना मम्मी आएगी ना, अच्छे से फिर मैं नहलाओ। शादी में जाऊंगी काम करने के लिए। 300 रुपया हाजिरी देते एक टाइम। शादी में काम करने जाओगी? ऐसे पूरिया बनाने की, सब्जियां काटने की। वो आज ही करना है कि शादी में काम कल करना है? नहीं, आज जाएंगे और कल करना है। आज जाके कहाँ जाना है? वो पता नहीं, वो लोग तो उनको पता कि कहाँ जाना है। मैं अभी 2 दिन पहले जाके आई ना, तो वसराल का था। तो वहाँ पे तुम क्या काम करती हो? हमने वहाँ पे है ना पूरियाँ बनाई, रोटी पकाई और सब्जियाँ काटी। और तुम्हें 300 रुपये मिले? मम्मी को कितने मिले? मम्मी नहीं थी,
मैं और मेरी मौसी की लड़की। अच्छा, और ये भी जाती है? नहीं, वो तो घर पे। आज वो आएगी, मेरी मौसी की लड़की है ना, कुछ काम नहीं करती है और घर पे मेरे को डांट कर दे। मैंने बोला मौसी तुम्हारी लड़की तुम संभालो, मेरे को हैरान करते, मेरे को नहीं ले जाना, मैं मेरी बहन को लेके जाऊंगी। ये भी काम कर लेती है क्या? ये क्या काम कर लेती है? वो सब्जियां काटेगी। ये सब्जियां काटेगी। अच्छा, तो तुम लेकिन इसको समझाओ ना, ये स्कूल जाएगी तो पढ़ लेगी और ये नहाती भी नहीं है। हम है ना, हम पहले दोपहर में आए थे ना तो जल्दी घर चले गए थे, वापिस कोई नहीं था तो हम घर चले गए, फिर मिट्टी में खेल के घर गए थे हम लोग। अच्छा, इसलिए ये गंदी हो गई है। हाँ, शैतान है ये। क्या बना हुआ है इसकी टी शर्ट में? बिल्ली बनी हुई है। हाँ? कौन लाया ये टी शर्ट आपके लिए? मैं। आप लेके आए थे? कहाँ से लेके आए थे? हम यूनिवर्सिटी खाना मांगने गए थे, पैसे नहीं थे तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी जाती हूँ खाना मांगने? मैगी वो हम मांगने गए थे तो दुकान थी तो मैं वहाँ पे गई थी ना, तो एक दीदी ने 2 टी शर्ट दी थी। मैं नहीं पहनती टी शर्ट, मैं ड्रेस ही पहनती, तो मैंने बोला तू पहन लेना। अच्छा, तुम ड्रेस पहनती हो? ये ड्रेस कहाँ से आती है? ड्रेस यहाँ पे देते हैं, बहुत सारे पहचान वाले आते हैं ना, भैया और दीदी। तो एक दीदी ने बोला मैं तेरे को पैंट और ऐसे दूंगी ड्रेस, बोला ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि क्या ऐसा किया जाए जिससे फिर तुम्हें खाना ना मांगना पड़े? तुम दोबारा कम से कम कुछ नहीं तो पानी की बोतल का काम शुरू कर दो, स्कूल का शुरू कर दो, या तुम्हारी मम्मी को शिकायत कर दी जाए कि ये लोग खाना मांगते हैं। तो वो तो इतना मेहनत इसीलिए करती है ना कि तुम पढ़ने जाओ। नहीं, अभी भी है ना मम्मी के ऊपर बहुत सारा भार है ना, इसके लिए। क्या भार है मम्मी ऊपर, बताओ। मेरे पापा ऑफ हो गए थे ना। पापा क्या करते थे? करिया काम में, फिर ऐसे लारी लेके भंगार में वो करते थे। पापा मारवाड़ी थे, मम्मी बील है। इस मम्मी ने है ना 1 लाख का देवक करा हुआ है। मेरे पापा हो 1 लाख का क्या करा? कर्जा किया। तो उसमें से भजन हुआ, खाने का हुआ, फिर वो आके करवाता ना। गरीब आदमी है, उसको भी क्रियाक्रम में भजन करवाना है। इसीलिए तो मुझे हमारे में होता है, इसके लिए। फिर भी कितने इंटरेस्ट भी लिया है, कितने ब्याज भी लिया होगा पैसा? हाँ, कुछ ज्यादा होगा, 5 से 10% वो लिया होगा महीने का। 100% रोज के भरने के। हाँ, रोज के भरने होते हैं, रोज के भरने होते हैं। हाँ, 500 सिटी में 2013 के आंकड़ों के मुताबिक 8000 बच्चे ऐसे, सिटी की बात कर रहा हूँ, जो रिंग रोड के अंदर की बात है। अहमदाबाद सिटी में कितने? 8000 से 8500 के बीच में। पर यार ऐसे एनजीओ होंगे तो जो इन बच्चों के लिए समझ नहीं हो, ये बता रही है, लेकिन उसको घर से ही भेजा होगा, क्योंकि हर रोज ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन हो सकता है, आप छुपा सकते हो, 2 दिन। तो सच बता रहे हैं। हम तो रोज ही आते हैं, झूठ नहीं बोलते, मैं तो रोज आती हूँ। मम्मी से छुपा है ऐसे। रोज तो नहीं छुप सकते ना। मम्मी, ये तो मम्मी को मम्मी रात को 11 बजे आती है। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को सुबह होटल के बाहर छोड़ देते हैं, 2 बच्चे को 3 बच्चे को, वो 100-200 रुपए इकट्ठा कर लेंगे और पूरा जो सब लोग निकलेंगे वो खाना खाने देंगे और शाम को 7-8 बजे वापस ले जाएंगे। उसको बोलोगे फिर भी वो स्कूल नहीं भेजेंगे। ऐसे कहते हैं कि हम आपका स्कूल में दाखिला करवा देते हैं, आपको खाना है ना, आपको मिड डे मील में मिल जाएगा, आपका पढ़ना भी हो जाएगा, दोनों काम हो गया। झूठ बोलकर एक दिन जा सकते हो, 365 दिन तो नहीं जा सकते। और इनके घर भी गवर्नमेंट ऑफिसर गए होंगे, क्योंकि मोदी सरकार टारगेट पे ही चल रही है। उनको भी टारगेट और प्रेशर होता है। एक फैमिली फुटपाथ पे रहती है, तो वहाँ पे मैं और मेरी वाइफ, जैसे मेरी बच्ची के कपड़े हैं या जो बोली, तो वहाँ पे हम लोग मतलब उनको हेल्प करने के लिए जाते हैं। नहीं, अभी तुमसे बात करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से उनको मतलब फ्लैट मिला हुआ है 1 BHK, जो मतलब क्या बता रहे थे? गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें आप रुको। गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें मकान मिला हुआ है, फिर भी उन्होंने वो मकान रेंट पे दे दिया है और यहाँ पे आके सही है। ये पहले जो रिवर फ्रंट था, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो बोले कि हमारा काम यहाँ रोड से होता है, हम लोग यहाँ पे पानी बेचते हैं और हमको घर दिया है नारोल में, तो बोला हमको आने जाने में तकलीफ होता है, इसलिए हम लोग यहीं पे रह जाते हैं। उसको रेंट पे दे दिया तो थोड़ी इनकम भी हो जाती है। सही बात है। ये पहले जब रिवर फ्रंट था तब यहाँ पे बहुत सारी झुग्गियाँ थी, बरोबर है? झुग्गियाँ थी वो। यहाँ पे सरकार ने क्या किया, झुग्गियाँ तोड़कर ये रिवर फ्रंट बनाया। यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनको वटवा, यानी जो रिंग रोड है उसके आसपास EWS
सस्ते मकान वो मुआवजा कराए। तो उन लोगों ने क्या किया, इनकी भी मजबूरी है इस जगह पे आने की कि उन लोगों ने क्या किया, वो रेंट पे चढ़ा दिया और फिर से नई झुग्गी बनाई। मैं भी कल गया था मणिनगर में। जी सर, मणिनगर मेरे घर से बहुत ही पास है। तो रेलवे स्टेशन के मैंने देखा, मैं पीछे वाले साइड में गया था, तोड़ के दे दिया है। तो वहाँ पर भी ऐसी ही झुग्गियाँ थी, उनको तोड़ के शायद वटवा में दिया है। वहाँ एक लेडी थी, वो बता रही थी कि चूंकि वो चरखी बनाने का वो काम कर रहे हैं, तो लेकिन वटवा मतलब जिन इलाकों में वो बेचने जाते हैं वटवा वहाँ से दूर पड़ता है, तो 10-20 रुपए एक साइड के उनके किराए के लग जाते हैं। अब उनके लिए मतलब दिन में 40 रुपए किराए में देना, वो मतलब दिन में उनकी इनकम ही 100-150 रुपए की होती है, उसमें 40 रुपए उनको किराए में देना बड़ी मुश्किल सी बात होती है। और ऐसी दिक्कत हम दिल्ली में देखते हैं। ऐसे दिल्ली में बहुत ढेर सारे मजदूर और खासतौर से सिक्योरिटी गार्ड जो काम करते हैं, वो साइकिल से 30-40 किलोमीटर रोज चलाते हैं, इसलिए ताकि उनके बस के किराए का जो पैसा लग रहा है वो बच सके। नहीं, ये ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, बट गवर्नमेंट ने किया है, बट इनकी भी मजबूरी है। आफ्टर ऑल क्या है कि गवर्नमेंट मकान दे देगी, बट खाने के लिए पैसा नहीं कमाना है, तो इसकी वजह से इन्हें यहाँ पे मतलब वो चीज़ मिलने के बावजूद भी वो चीज़ उनको छोड़ना पड़ रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये, मतलब ऐसी दिक्कत की वजह से जो पॉश कॉलोनीज होती हैं अक्सर उनके बगल में आप स्लम देखेंगे। वो उसकी वजह यही होती है। एंड इवन सर क्या है कि आज जो भी गवर्नमेंट ने ये बना है, एक अच्छा चीज़ बना है, बट जितने लोगों को यहाँ से मतलब हटाया गया है, अगर ये चीज़ ध्यान में रख के उनको हटाया गया होता कि इसमें से कोई एक हिस्सा, मतलब बहुत सारी ज़मीनें हो गई, बट इसमें से एक हिस्सा देना था गवर्नमेंट को, अगर उनको बना के दे देते तो ये सारा प्रॉब्लम मतलब इतना ज़्यादा हमें नहीं देखने को मिलता। सही कह रहे हैं। आफ्टर ऑल सारी जमीनें खाली हैं, तो कुछ ही हिस्सा बना के उनको देना है, तो सबका। हाँ, और वहाँ मतलब ये जैसे होता है ना कि झोपड़ी बनी है तो वो सिंगल उसमें बहुत फैले में बनी है। अब जैसे वटवा या कहीं और जो घर बनाए गए वो कई फ्लैट होंगे, कई फ्लोर वाले होंगे। जी जी जी, तो 5 फ्लोर के ये लोग बिल्डिंग बना रहे हैं। अच्छा, और सीमेंटेड 1 BHK फ्लैट बना रहे हैं। हाँ, तो वैसे ही किसी भी मतलब किसी जो आप बता रहे हैं कि जगह खाली पड़ी है, उसमें कई फ्लोर वाली कोई बिल्डिंग बना दिया जाए तो वो सारी समस्या हल हो सकती है। इवन मणिनगर में ही कांकरिया ब्रिज है, उसके ठीक बाजू में सलाट नगर के नाम से कुछ फ्लैट वगैरह बनाया हुआ है। वो 1 BHK फ्लैट से भी मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी का उनको बना के दिया गया। अच्छा, ये जो दिया जाता है ये फ्री में दिया जाता है या कुछ पैसे? नहीं, कुछ लोगों से फ्री में सर, वो भी सब्सिडाइज होता है। इससे भी आगे गवर्नमेंट ने पूरे अहमदाबाद में करीबन 48 जगह पे ऐसा रैन बसेरा बनाया है कि ऐसे जो भी लोग हैं जो रात को फुटपाथ पे सोते हैं उनके लिए रैन बसेरा बनाया है। कई सारे ब्रिज के नीचे है, कई सारी खुली जो मान लो कि रेलवे स्टेशन के आसपास है, वहाँ पर फ्री ऑफ में इनको नाइट शेल्टर बोलते हैं, उनको वहाँ रहना है। सिर्फ वहाँ जाके अपना ID भी नहीं देना है, रजिस्टर है उसमें अपना नाम लिखना है और फिर वहाँ रहना है। एक रात वहाँ पर रहना है, दूसरी रात अगर आप किसी और एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर भी रह सकते हो। कई सारे इलाके में गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं नाइट शेल्टर, तो वहाँ ये लोग मतलब जाते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं, पर कई सारे लोग जाते नहीं वहाँ पर। क्या जब मान लो कि अभी हमने देखा, आज ही अभी काम चल रहा है, अभी रिपेयरिंग का भी काम चल रहा है, आज मैं देख के आया। जो मेमको ब्रिज है, मेमको ब्रिज के नीचे एक साइड पे मेमको साइड पे सईदपुर का नाइट शेल्टर है, दूसरी साइड पे कुबीनगर वार्ड में नाइट शेल्टर है। वहीं पर जो बंदियार मजदूर है, जो बाहर से आते हैं, कमाने आते हैं, कोई हॉस्पिटल में आते हैं कोई लोग, और अगर उनको जो हॉस्पिटल के लिए आता है वो अपने होटल में या तो कोई गेस्ट हाउस में नहीं रह सकता, तो वहाँ पर जाके रह सकता है फ्री ऑफ में। गवर्नमेंट ने इतनी सारी सुविधा बनाई है इन लोगों के लिए, और अच्छी सुविधा। वहाँ पर उनको वो गादला भी मिलेगा, तकिया भी मिलेगा, सोने के लिए, ओढ़ने के लिए भी मिलता है। अच्छा, उनको फ्री ऑफ मिलती है, टोटली फ्री ऑफ। वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? अब यही तो सोच बदलनी है सर, सोच बदलनी। सरकार ने तो बहुत सारा अभी सभी सरकारें करती है। पूरी अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सुझाव दिया था, इसलिए बनाए गए। सर, जो देख के बहुत दुख होता है कि इनके लिए हम कुछ करें, बट नहीं कर पाते हैं। और सर, जो वटवा का बोल रहे हैं, तो वटवा में आज सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वटवा में है। तो सर, अगर इन लोगों को यहाँ पे रहने की बजाय वहाँ पे रहेगा तो वहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे।
क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे ऑलरेडी मजदूर की शॉर्टेज है। जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है उसके पास में ऑलरेडी मजदूर की शॉर्टेज है, जो लेबर है वो वहाँ पर जाके रहे। मेरा तो सर बिजनेस रिक्रूटमेंट का है। मैन पावर का सबसे ज्यादा तकलीफ अहमदाबाद में सबसे ज्यादा शॉर्टेज चल रहा है। स्किल मैन पावर की सबसे ज्यादा तकलीफ। आज बहुत सी मैंने आपका प्रोग्राम देखा लोनावाला का, लोग बोले, एक ने बोला कि जहाँ पत्थर मारोगे वहाँ से बेरोजगार निकलेगा। ओपनिंग है मार्केट में, वैकेंसीज है, बट लोगों को एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो ज़्यादा है। स्टार्टिंग तो फर्स्ट स्टेप से ही करना पड़ेगा। तो सपोज अगर डिप्लोमा करके भी निकले तो उनका एक्सपेक्टेशंस होता कि 20 से 25 हज़ार मिले, बट वो स्किल नहीं है। स्किल इसलिए नहीं है कि अपना एजुकेशन सिस्टम जो है ना, आज इंजीनियरिंग कॉलेज है उनमें अगर पूछा जाए ना कि आपका प्रैक्टिकल लैब कहाँ है, नहीं पता होता है, जबकि वो होना चाहिए। नहीं तो ये तो मतलब एक तो दिक्कत ये भी, आप जैसे डिप्लोमा वाला बता रहे हैं, पब्लिक रेडी नहीं है। अगर सपोज अगर मुझे वैकेंसी जॉब नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट 10,000 का मिल रहा है, 12,000 का मिल रहा है, एटलीस्ट मुझे स्टार्ट करना चाहिए वहाँ से। खाली बैठने से अच्छा है कि 10-12 हज़ार से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद हम अपने हिसाब से जॉब अपने पसंद का ढूंढ के फिर हम वो वाली 20-25 हज़ार वाली जॉब करें, बट एटलीस्ट स्टार्ट तो करना चाहिए जिससे मेरा स्किल भी डेवलप होगा। एक्सपीरियंस के बाद तो सर जॉब मिलता ही है सबको मिल, लेकिन सर स्टार्टिंग में सर सीखने के लिए कुछ तो हमें कुछ देना पड़ेगा। दिक्कत मुझे 2 लेवल पे लगती है। एक तो एजुकेशन की लेवल, दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। हैदराबाद में कुछ कॉलेजेस के लिए मैं रिक्रूटमेंट भी करता हूँ, तो उसमें से एक कॉलेज है जिसका नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, लगभग इंडिया लेवल, सिर्फ हैदराबाद मतलब आंध्र प्रदेश के में लगभग 150 कॉलेजेस को अभी नेक्स्ट ईयर से बंद करने जा रहे हैं। अगर यही स्टार्टिंग से अगर इनका एजुकेशन लेवल इतना अच्छा होता तो आज बंद करने की नौबत नहीं आती। आज उनको पूरा एडमिशन मिलता है। आज इंजीनियरिंग में लगभग 5-5 लाख 6-6 लाख रुपए फीस लेते हैं। हाँ। बट रिक्रूटमेंट के नाम पे अगर उनका एक्सपेक्टेशंस होता है कि मुझे IIT से PhD किया हुआ प्रोफेसर लेना है, बट सैलरी उतना देने को रेडी नहीं है, प्लस इंस्ट्रूमेंट की कमी है। मैंने मुंबई में एक कॉलेज के लिए रिक्रूटमेंट किया, उसमें मतलब इंस्ट्रूमेंट कोई अता पता नहीं है। रिक्रूटमेंट करना उनको मैकेनिकल डिपार्टमेंट का HOD चाहिए, बट जो बेसिक जो सपोर्टिंग जो मतलब इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए वो चीज़ नहीं है, तो बच्चे क्या सीखेंगे। और फिर वही बाहर निकलते हैं और कंपनियों का एक्सपेक्टेशंस ये होता है भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आया तो उसको ये चीज़ पता होगा, नॉलेज होगा, तो वो चीज़ मैच नहीं होता, तो फिर उनको जॉब नहीं मिलता। और कंपनी की भी प्रॉब्लम है कि इनको इनके हिसाब से, इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन पावर नहीं मिलता है। दोनों लोग परेशान, दोनों लोगों की तरफ से दिक्कत है। तो आपका क्या रहा है सर आपका चुनाव में? चुनाव में जब चुनाव होता है दक्षिण में गए थे ना आप? दक्षिण गुजरात में दक्षिण में गए थे, मिला जुला है। सबसे ज्यादा सर कठिन कहाँ पे लगता है, कहाँ पे सबसे ज्यादा अटका हुआ लगता है? किसके लिए अटका है आप ये बताइए। दोनों में वो जो कांटे की टक्कर जो होती है ना, सबसे ज्यादा सूरत में कौन सी लगता है आपको? सूरत में कौन सी सीट पे सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर है? सूरत आप पूछ रहे हैं, आपको भी पता ही है, आप बस मुझसे रिकन्फर्मेशन चाहते हैं। वराछा तो मतलब वो हमेशा से ही कहा जा रहा है कि वराछा मेन गढ़ पाटीदार का। और सर अभी तकलीफ ये भी है ना कि आज सपोज आज चुनाव हो रहा है, पब्लिक चाहती चेंज, वोट किसको दे? ऑप्शन नहीं है। में भी वैसे ही लोग हैं और बीजेपी में भी वैसे लोग हैं, दूसरी भी, और अच्छे लोग आ नहीं सकते। आज जैसे कि बीजेपी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ना है या कांग्रेस की तरफ या कोई भी पार्टी से, पहले तो मेरे पास पैसा होना चाहिए तो ही मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। टिकटें बिकती हैं। ईमानदार इंसान मतलब वो अगर वो चाहता भी है कुछ करना, सपोज अगर हम में से कोई अगर चाहे कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं कुछ करूंगा मेरे एरिया का, बट मौका ही नहीं मिलेगा। जाति समीकरण भी काम करता है सर। मतलब यहाँ पर पता नहीं, पहले लोग कहते थे या शायद गुजरात के बाहर के लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ जाति का फैक्टर नहीं है। जी सर, ये इसी बार हुआ है, इसी बार हुआ है, पहले नहीं चलता। हर बार टिकट बांटने में इंडिया में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ नहीं चलता। वो मुद्दा नहीं था, इस बार वो मुद्दा बन गया। वो मुद्दा हार्दिक पटेल जी और नहीं सही बात है सर, आप बोल रहे हो सही है। टिकट तो हर बार ऐसा ही होती है, टिकट तो हर बार जाति पे होती है, हर कम्युनिटी टिकट मिलता है। ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा होना चाहिए कि मतलब आम इंसान भी मतलब बिना कोई खर्चे के खड़ा हो सके। अपक्ष में उभा रहे जो बस अपक्ष में वोटे ना मिले। नहीं अपक्ष में बहुत एक आंटी को सर मैंने देखा, मणि ये पालीडी एरिया से वो चुनाव लड़ रही हैं।
मतलब वो चार रास्ता पे वैन में लेके भाषण दे रही हैं, बट हम लोग सोचते हैं कि मतलब हमें अच्छा नेता मिले, बट हम लोग उनको सुन ही नहीं रहे, जबकि वो सही बातें बोल रही थी। मैंने खड़ा होकर देखा, वो सही बातें बोल रहे। हमको वही चोर लोग पसंद है, मतलब भले बीजेपी नाम चाहिए हमें, बीजेपी और कांग्रेस ब्रांड चाहिए। पक्ष में वही आदमी आगे निकलता है जिसका कुछ अपना रसूख है। जैसे कि मैं कपड़गंज सीट पे गया और वहाँ पर अपक्ष से विमल शाह आए, लेकिन वो 98 और 22 दो बार वो बीजेपी से जीत चुके हैं और मिनिस्टर रह चुके हैं। इस बार उन्हें टिकट नहीं मिली तो वो बीजेपी से निकल गए। तो लेकिन अपना चूंकि दो बार वो रह चुके हैं वहाँ से धारासभ्य और मिनिस्टर रह चुके हैं, इसलिए उनका अपना असर है। और उनके अभी तक तो बीजेपी में ही थे टिकट से पहले, टिकट जब बटा तो उन्हें नहीं मिला तो अलग हो गए, तो उनके अपने अलग आ गए, तो इस वजह से अलग है। वैसा कोई मतलब ऐसा कोई शायद ही मुश्किल से मिलेगा। महेंद्र मशरू था जूनागढ़ में, वो पहले अपक्ष में लड़ता था, बाद में बीजेपी ने आया। करके वोट भी तो रिपोर्टिंग किया ना, वो सिविल में रहता है। बहुत ऐसे लोग थे, लोग किसी में भी जाते जीत जाते। हमारा जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो पूरा रहते ही सिविल में, हॉस्पिटल में उनका घर। वो सौरभ सर ने ही उसको कवर किया था। महेंद्र मशरू जो पहले अपक्ष में लड़ते थे, बाद में बीजेपी ने टिकट दिया उसको। ऐसा क्या है, वो कभी मतलब सामाजिक सब जगह हर चीज में वो मतलब जो महेंद्र मशरू वाला है ना, मैं भी वर्षों से नाम सुनता आ रहा हूँ। वो क्या हर किसी की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत मंत्री बोल, लेकिन उसको नहीं मिलता। जहाँ पे उसको खड़े रखो, वो जो अच्छा है उसको नहीं मिलता। ये कितनी बार बोल चुका हूँ, ये भाई साहब हैं 2 मिनट। अरे इधर आइए, क्यों बच रहे हैं आप? आइए उनका सुन लिया। और तो ये कुछ दिक्कत यहाँ बता रहे हैं। हाँ आइए इधर आइए। ये दो नहीं इन भाई साहब को दिखाओ, ये बहुत देर से कुछ बोलना चाहते हैं। आइए इधर आइए, बैठिए। हाँ जब ये बहुत देर से कुछ बोलना चाहते हैं। गुजरात में दारूबंदी है। इलेक्शन के टाइम पे हर बार अपन को पता है कि मजदूरों को दारू मिल जाती है। वो इलेक्शन से पहले तो पुलिस जब हर एक बूथ पे जाती है, ऑलरेडी वहाँ पे होती है। तो मेरा कहना ये है कि भाई आप बूथ पे दो दिन पहले या एक दिन पहले पुलिस वाले होते हैं। अब सबको पता है कि इलेक्शन के आगे की रात को ही मजदूरों को लिकर दारू दिया जाता है, पैसे दिया जाता है। तो मैं सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, कोई सी भी हो, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप पुलिस वाले इतने रखो। जैसे जब आपकी रैलियाँ होती है तब तो आप हर एक जगह पे पुलिस वाले, रोड शो में पुलिस वाले रख देते हो, तो वहाँ मजदूरों के इलाके में रखो कि वहाँ पे लिकर ना जाए। और अब जब हर जगह मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरे को पता है, हर जगह सुनने में आता है कि भाई घर से बहुत नजदीक है और ये सब वहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। मतलब मेरे को पता है वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरी सिस्टम, लीकर देने के बाद तो वोट मिलता है, तो उसके लिए बंदोबस्त कैसे करेंगे? वो बंदोबस्त करेंगे तो झुकी झोपड़ियों में लोग हार जाएंगे, तो वो कहाँ से लेके आएंगे? लीकर के आवाज से क्यों जीत रहे हो? दोनों पार्टी का प्रॉब्लम है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि डिजिटल इंडिया बोल रहे हैं, ये उपाय सुझा रहे हैं डिजिटल इंडिया का बोल रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपने भीम एप्लीकेशन निकाली है। इस तरह ये गुजरात में सबको पता है कि दारूबंदी है, तो एक ऐसी ऐप निकालो जिसमें कहीं पे भी आप दारू की बोतल दिख जाओ, आप फोटो खींचो, फोटो खींची उस तरफ के भी फोटो आनी चाहिए और जो फोटो खींच रहा है उसके भी आनी चाहिए, और जीपीएस के साथ कनेक्टेड होना चाहिए कि आपने यहाँ फोटो खींचो तो दिखा है कि हाँ ये बंदे ने यही जगह पे फोटो खींचे और एफआईआर में दो, ताकि पता चले कि ये बंदे ने। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों तरफ के कैमरा तक मैं आपकी फोटो खींचूं और पता चला आपने फोटो खींच के मुझे देख लिया तो आप मारने लगो, पीटने लगो, तो मेरा फोटो भी कुछ क्राइम रिजोल्यूशन के लिए ऐसा होना चाहिए, जो क्लिक किया वो ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाद में कभी कर सकते। अपने गुजरात में जो ये दारू जो बंदी होने का, नशा बंदी होने के बाद भी ये सब बिक रहे हैं ना, इसमें सबसे बड़ा हाथ पॉलिटिशियन और पुलिस वालों का है। इनके परमिशन के बिना ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। चलिए लाइए इधर। ठीक है सर, चलते हैं, दुआओं में याद रखना और लल्लन टॉप को यूं ही अपना प्यार देते रहना। आ जाइए भाई, सब साथी आ जाइए, इसको कोई पकड़ ले। अरे नहीं लल्लन टॉप में जो लोग काम कर रहे थे आप ही लोगों की वजह से मैं एक बार सब लोगों को मिलवा देता टीम वालों से। तो हर्ष का है, हर्ष जरा इसको पकड़ लो, स्टिक को। ये स्टिक पकड़ लो। हर्ष उसको पकड़ ले, एक बार पकड़ा दीजिए। मैं बता रहा हूँ कैसे पकड़ना। इसको एक हाथ से यहाँ पकड़ना, राइट हैंड यहाँ। आप लोग खिंचवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे। रजत इसको इस पे ऐसा टिकाओ। हाँ
अब ये स्टडी रहेगा आगे। अमितेश कहाँ है? हाँ अमितेश। हाँ जी, तो ये टीम हीरा है। ये अमित हैं। आप लोग पूछ रहे थे दाढ़ी वाला कौन है। भाजपा के एक नेता भी पूछने लगे थे बीच लाइव में दाढ़ी वाला कौन है। ये अमित हैं और अमित लल्लन टॉप संभालते हैं। मैं मुखौटा हूँ, ये मुख है, ठीक है। सारी मेहनत इन्हीं की रहती है। और जी ये टीम हीरा के नायक हैं और ये टीम हीरा के कैमरामैन नहीं होता सर, वीडियो जर्नलिस्ट होता है। छोटे नायक नहीं, बिल्कुल बराबरी के नायक हैं। ये अमितेश हैं। अमित जी उत्तर प्रदेश से हैं, बहराइच से, और अमितेश झुमरी तलैया से झुमरी तलैया से हैं। और अमित को तो कितने 8-9 साल तो हो गए चले समय। अमित पहले भी एक बार बुलेट से पूरा गुजरात घूमे हैं चुनाव के दौरान। हाँ मतलब चुनाव था मार्च, पिछले चुनाव में था, मार्च 2014 के चुनाव में घूमे थे। और अमितोष तो अभी छोना है, 2 साल हुए चले समय। हाँ 2 साल में इसने यूपी, अमितेश बोल रहा हूँ, अमितेश, तो इसने यूपी भी कवर कर लिया 2 साल में, हिमाचल भी कर लिया, नहीं हिमाचल नहीं, और गुजरात कर लिया। तो ये टीम हीरा है। और पहाड़ सिंह कहाँ गया? वो एक तो ये छूटना चाहिए। ये मेरी टीम का सबसे अच्छा राइटर और सबसे निकम्मा कार्यकर्ता है। महामक्कार, मतलब जो मलूक दास जी करके एक कवि हुए हैं, तो उन्होंने इनकी शान में इनके प्रकट उत्सव होने से कई 100 साल पहले एक दोहा लिख दिया था। उनको पता था कि इस मनवंतर में, कलिकाल में, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में एक ऐसा लड़का, वो लड़का पैदा होगा। तो उन्होंने कहा था कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये महामक्कार है। लेकिन बहुत आप लोग जो आपने महामहिम देखी वो हम लोगों ने मिलके लिखी थी, मुख्यमंत्री इन्होंने लिखी, और पॉलिटिकल किस्सों में इनकी बहुत दिलचस्पी थी। कमाल की ग्राउंड रिपोर्ट भी की है। वीडियो को लेके अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो हो जाएगा। अभी से लिखना शुरू कर देंगे तो 2019 तक आपको प्रधानमंत्री की सीरीज भी मिल जाएगी। हाँ डिमांड है सर, डिमांड है। बताइए लिखेंगे प्रधानमंत्री? हाँ पॉलिटिकल मर्डर। हाँ अभी अच्छा ये चलिए आप लोगों को, चूंकि आप लोग देख रहे हैं, एक बढ़िया सा सस्पेंस खोल देते हैं। लल्लन टॉप की अगली बड़ी सीरीज का नाम है सियासी कत्ल। इस देश में कई नेताओं की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई है। किसी की मौत की जांच के दौरान उनकी मुट्ठी में एक गीला नोट मिला है। किसी की मौत के बाद उनकी पत्नी ने कहा है कि शव नीला क्यों पड़ गया था। किसी की मौत के बाद जूतों के ब्रांड से उसकी पहचान हुई है। और फिर उसकी बेटी ने उसके कई दशक बाद अपने बाप के कातिल की आंखों में आंखें डाल के सिर्फ इतना कहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया। किसी की मौत की कॉन्स्पिरेसी थीरीज ऐसी बताई जाती हैं कि खुद देश की सबसे बड़े या देश के सबसे बड़े नेता चाहते थे कि वो मर जाए। ऐसे हज़ारों फसाने हैं, हज़ारों किस्से हैं जो हिंदुस्तान की हवाओं में, ऐसा लगता है वो शूट कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान की हवाओं में तैरते रहते हैं। और सौरभ और विनय सुल्तान की टीम सियासी कत्ल में एक एक करके आपको उन किस्सों की, उन बातों के रेशे खोलने की कोशिश करेगा। देखिए अब ये गुजरात स्पेशल हो गया। गुजरात ने इतना प्यार दिया है कि हम अपना एक सीक्रेट आउट करके जा रहे हैं। ऐसी प्लानिंग नहीं थी कोई। और ये विनय सुल्तान है और ये ग्राउंड रिपोर्ट वगैरह करते हैं चीतल डायरी करके। तो हमारी लल्लन टॉप के दर्शकों से शिकायत ये है, मुझे पता है आपका वक्त कम है, कि आप लोग वीडियो तो बहुत देखते हैं पर रपटें जो बहुत मेहनत से लिखी जाती हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं। तो इन्होंने घूम के कमाल की रिपोर्ट लिखी हैं, तो आप thelallanTop.com पे जाके उनको पढ़ सकते हैं। और राजस्थान अगला बड़ा पड़ाव होगा हमारा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और विनय राजस्थान से आते हैं, नागौर से आते हैं, नागौर से आते हैं। आप भी राजस्थान से। ये रजत सैन है। अगर आप लोग कोई भी पॉलिटिकल किस्सा देख पाते हैं या कोई भी वीडियो देख पाते हैं तो उस वीडियो की शुरुआत एक रोज़ ऐसे ही हुई। हम लोग बैठे हुए थे न्यूज़ रूम में, हम तो वेबसाइट चलाते थे, तब कोई वीडियो का इरादा नहीं था। तो मैं ऐसी लंतरानी कुछ झोंक रहा था, तो रजत बोला, इसका अपना पर्सनल कैमरा रखा हुआ था इसके बाद, कि इसी बात को आप कैमरे के सामने बोल दीजिए। वो पहला पॉलिटिकल किस्सा था, गिरधर गमान का किस्सा था। उस दिन गिरधर गमान का एक्चुअली बर्थडे था, तो कोई टेक्स्ट रिपोर्ट हो रही थी, तो कहा गया कि अरे सर लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे? तो मैंने कहा यार गिरधर गमान के चक्कर में सरकार गिर गई, जैसे लोग कहते हैं। और पूरा वो अप्रैल 1998 का हम लोग किस्सा सुना, लेकिन 99 का, 99 में सरकार गिरी। तो वहाँ से वो पहला पॉलिटिकल किस्सा था। बहुत ही कच्चा पक्का है। मैंने हरे रंग की छीट की कमीज़ पहन रखी है,
बहुत कट लगे थे उसमें, याद भी कर रहे थे, हाँ याद भी कर रहे थे। और देखिए वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, संजय गांधी की मौत का किस्सा सुनाया, वो 11-12 मिलियन लोग दिखा चुके हैं, इमरजेंसी, बहुत सारे पॉलिटिकल किस्से सुनाए। फिर महामहिम की सीरीज़ हुई, अभी मुख्यमंत्री की सीरीज़ हुई, अब आपको सियासी कत्ल का कटरे से कर, ये सब रजत सेन हमारे प्रोडक्शन हेड हैं और माशाल्लाह बहुत जवान आदमी हैं। आगे की बात में नहीं करूँगा, शादी की तैयारी चल रही है, वो जामनगर से शादी पे बहुत मजाक हो चुका है, वो पाटन से जो लाइव किया था आपकी रिपोर्ट में रजत जी करके आवाजें बहुत आती हैं। जी, जो रजत जी करके आवाजें आती हैं वो यही रजत जी हैं, ये रजत जी हैं, ये अमित जी हैं और अमितेश जी कैमरे के पीछे, अरे विनय सुल्तान पूछ रहे, हाँ वो विनय सुल्तान जी हैं और मेरा नाम सौरभ है। हम लोगों ने एक रोज़ ये इरादा किया था कि इस देश में चुनाव जमहूरियत का सबसे बड़ा जलसा होते हैं, है ना, लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, घंटों बहस करते हैं, आधा लीटर दूध में 5 बार की चाय बन जाती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि नेताओं की जगह लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, पुराने मसले खोज के लाए जाते हैं। तो यूपी से इसकी शुरुआत हुई थी, बिल्कुल नन्हे कदम चले थे, अभी भी वैसे ही टकमकाते कदम हैं। बहुत डर था गुजरात आते वक्त कि गुजराती नहीं आती है ठीक से, अलग अलग चीज़ें गुजरात में बताएं, हमारे सारे डर निर्मूल साबित हुए। गुजरात ने हमें बहुत सारा प्यार दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार गुजरात का और आप सब लोगों का। आप लोग यहाँ पे आए, इतने शॉर्ट नोटिस पे हम रात के 1:30 बजे लाइव कर रहे थे और आप बने रहिए lallantop.com के साथ। और हमारा ये वादा है कि कई लोग बोलते हैं बिक तो नहीं जाओगे, भाजपाई तो नहीं हो जाओगे, कांग्रेसी तो नहीं हो जाओगे, आम आदमी पार्टी के। सर हमें पार्टियों की वफादारी करनी होती तो हम पार्टियों में शामिल हो जाते हैं, उनके प्रचार विभाग में। हमारी वफादारी आपके लिए है, आप तक है, हमारी वफादारी देश के संविधान के लिए है, हमारी वफादारी आज़ादी के उस आंदोलन के लिए है जिसमें जो मरे कुछ का नाम तो पता है पर ज़्यादातर का नहीं पता है। तो वो जो अरमान लेके मरे थे कि एक ऐसा मुल्क बने जहाँ पे किसी कोमल और काजल को भीख ना मांगनी पड़े, हम लोग उस मुल्क के लिए लड़ रहे हैं सर, है ना। सड़कें बने, फ्लाईओवर बने, बुलेट ट्रेन बने, देश आर्थिक रूप से मजबूत बने, सैन्य रूप से मजबूत बने, पर देश में कोई बेटी जिसको स्कूल में होना चाहिए वो सड़कों पे भीख ना मांगे। कोई बेटी जब सड़कों पे निकले तो उसको डर ना लगे। कोई बेटी जब अपनी मर्जी के लड़के या लड़की से शादी करना चाहे तो उसे किसी समाज के वॉचडॉग का, प्रहरी का डर ना लगे, है ना। और अखबारों में वो खबरें आना बंद हो जाएं कि स्टोव फटने से नवविवाहिता की मौत। जिस दिन ऐसा मुल्क बन जाएगा तो हमें लगेगा कि हमारा काम थोड़ा सा सफल हो रहा है। दूर की कौड़ी है, राम राज्य जैसा है, यूटोपिया जैसा है, पर जिनकी आंखों में सपने नहीं होंगे वो चलेंगे कैसे, वो कुछ खूबसूरत रचेंगे कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए lallantop.com के साथ। और हमारी गुजरात की चुनावी कवरेज जिसके सोशल मीडिया पार्टनर हैं फेसबुक और एसोसिएट स्पॉन्सर हैं कायम चूड़। अगर आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पेज को लाइक करिए। शुक्रिया, थैंक यू, आभार। दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।